हेलो, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पीवाईक्यू ग्रुप डी के लिए, जो कि जनरल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे हीट यानी कि ऊष्मा। ऊष्मा से संबंधित जो भी प्रश्न पिछले साल में आए थे और जो रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में आने की संभावना है, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या प्रथम जो है क्वेश्चन 1 इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? ऊष्मारोधी का ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ दो टाइप के होते हैं। एक ऊष्मा के चालक होते हैं और एक कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब कि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह हो सके। कुचालक का मतलब कि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सके। जैसे आप विद्युत सुचालक पढ़ते हैं, उसी तरीके से ऊष्मा का भी चालक और सुचालक होता है। तो अब क्या है कि रबर में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, कांच में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, प्लास्टिक में नहीं होता है, एबोनाइट में नहीं होता, कपास में नहीं होता, लेकिन तांबा में होता है। तो इसलिए इस ऑप्शन को हम टिक नहीं कर सकते। फिर इसमें पूछा है ऊष्मारोधी का मतलब हमको कुचालक की तरफ जाना है। ऊष्मारोधी को ही कुचालक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा अगर यही हवा नम हवा रहती या मॉइस्चराइज्ड एयर रहती तो इसमें हम ऊष्मा सुचालक होती है। और रबर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है कि इसमें किसी में भी ऊष्मा का चालन नहीं होगा। फिर आगे क्या है, चांदी, तांबा, सोना, इसमें तो सारे कंडक्टर हैं, सारे चालक हैं। बैकलाइट, शुष्क हवा, कागज, एबोनाइट, एल्यूमिनियम। तो इसमें भी देखिए कितना आराम का क्वेश्चन है, कितना आसान सा प्रश्न है। अगर आप जरा से भी ध्यान नहीं देंगे तो ये मिस्टेक कर जाएंगे। फिर अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है वो यह है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? अब ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोधक का मतलब होता है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। अब इसमें पूछा क्या है कि ऐसा जो ऊष्मा संवेदनशील है, मतलब कि अगर हीट बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उस पे प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जितने भी विद्युत रेजिस्टेंस हैं उन पे हीट बढ़ाने घटाने प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो हीट जो थर्मिस्टर हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। थर्मिस्टर हैं उनका क्या है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे सर्टेन काम होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ट्रांजिस्टर, बाइपोलर, कैपेसिटर, इन सब के अलग रोल हैं, आप लोग अलग वीडियो में जान जाएंगे। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? हमने बताया कि चालक कुचालक दो होते हैं, तो अब इसमें विद्युत का पूछा है, कभी ऊष्मा का भी पूछता है, तो दोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो ध्यान दीजिए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न ऑप्शन में से ग्रेफाइट सही है, सी ऑप्शन। क्योंकि माइका कुचालक है, बैकेलाइट कुचालक है, शुष्क वायु कुचालक है। ध्यान दीजिएगा यह एनटीपीसी क्वेश्चन है, लेकिन यह ग्रुप डी में भी संभावित है। फिर अगला प्रश्न अगर हम देखें तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता, उष्णता को ही हीट कहते हैं, का कुचालक बैड कंडक्टर है? अब बैड कंडक्टर का मतलब ही कुचालक होता है या ऊष्मारोधी होता है, तो यहाँ इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि पानी में ऊष्मा प्रवाह हो सकती है, गर्म हो सकता है, हीरा भी गर्म हो सकता है। अगर हीरा को, डायमंड है, इसको यहाँ पे हीट करें हम फ्लेम लगा के, तो ये इस साइड में भी हीट आएगी बह के, तो इधर का भी सिरा गर्म होगा, माइका भी गर्म होता है। तो इसमें क्या है, सबसे करेक्ट ऑप्शन ए है, लकड़ी। क्योंकि लकड़ी अगर इधर गर्म करेंगे तो यहाँ पे जल जाएगी, लेकिन यहाँ पे लकड़ी गर्म नहीं होगी इस कार्नर पे। जैसे हम लोग घरों में यूज करते हैं, कोई भी बर्तन के हत्थे में लकड़ी का हत्था लगा रहता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करें, खाली स्थान पदार्थ की वास्तविक प्रकृति या वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण एक प्रणाली है। ध्यान दीजिएगा कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण तीन प्रकार से होता है। जो सबसे पहला वाला है वह है चालन, यह ध्यान दीजिएगा यह ठोसों में होता है मुख्य रूप से। फिर जो दूसरा वाला है वह है संवहन। संवहन, अभी इसके विषय में और थोड़ी बात करेंगे, यह द्रवों में होता है।
और गैसों में होता है। फिर तीसरा वाला ऑप्शन है विकिरण। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना माध्यम के प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि किस विधि में हम ऊष्मा का चालन बिना माध्यम के कर सकते हैं, तो वह विकिरण। अब ध्यान दीजिएगा, चालन में ठोसों में होता है स्थानांतरण। जैसे लोहे को अगर हम यहाँ गर्म करेंगे इस कोने पे, तो यह इस कोने पे भी हीट आती है, यह सिरा भी गर्म होगा। चालन में आपको डायरेक्ट हीट की जरूरत पड़ेगी। फिर संवहन क्या है कि जैसे अगर हम किसी पानी के बर्तन को गर्म करते हैं, यहाँ नीचे से आग देते हैं, तो यहाँ का जो तुरंत का कण है यह गर्म होकर यह ऊपर जाता है, तो यह बहता है, इसीलिए इसको संवहन कहते हैं। फिर ऊपर का जो ठंडा कण है वह क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा तो वह नीचे आएगा, तो फिर यह गर्म होकर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से एक क्रिया होना शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसा भी प्रश्न पूछे कि पदार्थ की वास्तविक गति, तो ध्यान दीजिए पदार्थ यहाँ पे था पहले, फिर यह ऊपर आया, पानी में कई सारे कण हैं, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाए। तो पदार्थ की वास्तविक गति क्या है कि संवहन में होती है। अगर हम इसको बात करें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो चालन को कंडक्शन कहते हैं, संवहन को कन्वेक्शन कहते हैं, और विकिरण को रेडिएशन कहते हैं। वेपराइजेशन कोई हीट ट्रांसफर की विधि नहीं। अगर कोई पूछे कि सूर्य से जो ऊष्मा आती है वह किस माध्यम से आती है, तो वह विकिरण से आती है। इन सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा, यह ए ऑप्शन करेक्ट है। इस वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न संभावित हैं ग्रुप डी एग्जाम में, यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर अगला प्रश्न जो है वो यह है कि खाली स्थान तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, संवहनी संबंधी है, वहीं जो आपके संवहन में होगा। और तंत्रिका तंत्र, यह कोई मतलब नहीं है। श्वसन संबंधी, उत्सर्जन संबंधी, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड नहीं है। यह उष्मा से है, तो संवहनी संबंधी टिक कर सकते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न है, कोश 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। अब ध्यान दीजिएगा कि गुप्त ऊष्मा का आपने नाम सुना होगा कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ऐसी ऊष्मा जो छुपी हुई हो। इससे दो प्रश्न बनते हैं। आपने सुना होगा कि रोटी से ज्यादा उसकी भाप से हम जल जाते हैं। भाप से क्यों जलते हैं भाई? भाप से इसलिए जलते हैं क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक उसी प्रकार से जो तरल पानी है, तरल पानी में गुप्त ऊष्मा होती है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ में बस एक ही चीज है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो बर्फ है, मैं बताता हूँ इसको, आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। बर्फ में क्या है कि गुप्त ऊष्मा नहीं है, गुप्त ऊष्मा नहीं है। पानी में गुप्त ऊष्मा है, तभी वह क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का होते हुए भी तरल है, तो इसमें गुप्त ऊष्मा है। तो अब ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। फिर अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, चूंकि बर्फ से जल वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। जल वाष्प तो बन ही नहीं रहा है, जल वाष्प तब बनेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर अगला ऑप्शन है, चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण उष्मा ऊर्जा को विकिरण करते हैं। रेडिएशन होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बॉडी है, यह भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यह भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो इसमें उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। हाँ, अगर कोई भी बॉडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तो वह क्या है, उष्मा का विकिरण कर सकती है। विकिरण यह करेगा, लेकिन क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होने पर। लेकिन यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। अब हमको इसमें और इसमें दोनों में करना है, तो हम इसको डी ऑप्शन के साथ जाएंगे
क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो यह ध्यान दीजिएगा, बर्फ के कण नहीं होगा, ए ऑप्शन गलत है। आपको सही ऑप्शन के साथ जाना है, तो ए ऑप्शन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें तरल पानी के कण हैं और इसमें बर्फ के कण हैं। तो इतना आसान सा क्वेश्चन अभी गलत हो जाता, तो इसलिए इन सारे प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।